Good morning, बच्चों. Hope you all are fine in your home. So please stay home and listen to me. Today's our chapter is chapter 3rd, Constitution Design. It is Politicals chapter, and let us begin. First of all, we discuss the story of South Africa. South Africa में चलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन चैप्टर को समझने के लिए हम पहले थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी साउथ अफ्रीका की सुनते हैं. साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अपार्थाइड की. अपार्थाइड क्या था कि वहां पे गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव था. ब्लैक लोगों का डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत बड़े पैमाने पे. जो गोरे लोग थे, ब्लैक लोगों को गोरे लोगों के एरिया में जाने की भी अनुमति नहीं थी. उनको उनके एरिया में भी नहीं जाने दिया जाता था. इवन अगर उनको एरिया में जाना है तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी. उनको सेग्रीगेशन के रूल्स जो थे वो फॉलो करने होते थे. सेग्रीगेशन कर दिया गया था. सेग्रीगेशन पॉलिसी अपनाई गई थी उनके ऊपर, जैसे उनकी ट्रेन्स अलग कर दी थी, उनके टॉयलेट्स, उनकी बेंच, उनके हॉस्पिटल, उनके होटल्स, उनका सब कुछ टोटली जो है वो अलग कर दिया गया था. ब्लैक और व्हाइट के जो चर्च थे वो भी चर्च भी अलग कर दिए गए थे. इनको कोई भी एसोसिएशन बनाने की अनुमति नहीं थी. और अगर कोई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता था. यानी उसको या तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था. और इसी प्रोटेस्ट के तहत जो वहां के प्रेसिडेंट हुए बाद में नेल्सन मंडेला, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था इसी प्रोटेस्ट की वजह से. लेकिन जो ब्लैक लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी. वो अपने प्रोटेस्ट को करते रहे. उनको आशा थी कि एक न एक दिन हमें ये आजादी जरूर मिलेगी. और उन्होंने इसी प्रोटेस्ट को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंडर में किया. और कई गोरे लोगों ने जिन्होंने देखा कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, उन्होंने इनका साथ भी दिया. प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा. और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे काले लोग जो थे, हजारों लाखों की संख्या में काले लोग जो थे वो मर गए थे. और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अफ्रीका जो है वो अब इंडिपेंडेंट हो गया. आज की डेट में अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. साथ साथ इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है. अब बच्चों देखो, इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए अफ्रीका को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था. वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो ऑपरेसर थी और ऑप्रेस्ड थे, यानी कि दोनों विपक्षी पार्टी, व्हाइट जो ऑपरेसर थे और जो ऑप्रेस्ड थे, वो दोनों जो थे अब उनको एक साथ रहना पड़ रहा है. कहाँ तो उनको सेग्रीगेशन कर दिया गया था. दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग जगह रहते थे. अब उनके पास एक जो न्यू डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी के तहत उन दोनों को साथ साथ रहना था. अब ना तो व्हाइट जो था वो ब्लैक पे ट्रस्ट कर रहा था और ना व्हाइट जो था वो ना ब्लैक व्हाइट पे ट्रस्ट कर रहा था. मतलब ये दोनों जो थे वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे. ब्लैक सोचते थे कि कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी फिर से ना छीन लें, और व्हाइट सोचते थे कि हमने इनको अधिकार दे दिए, इनको डेमोक्रेसी दे दी, तो कहीं ये हमसे बदला ना लेने लगे. अब ब्लैक जो चाहते थे वो चाहते थे कि हमें भी मेजोरिटी दी जाए, हमारे भी जो वो है, हमें भी इनके इक्वल रखा जाए, हमें भी सारे अधिकार दिए जाएं. और व्हाइट जो थे वो सिर्फ चाहते थे कि उनके प्रिविलेज और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी रक्षा की जाए, प्रोटेस्टेड की जाए. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रियम्बल क्या होता है. प्रियम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यानी कि इंट्रोडक्शन. उसमें सब कुछ बताया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स और रीजन की जो स्टेट और की जो गाइडलाइन होती है उसको एक शॉर्ट वे में प्रियम्बल में लिखा होता है कि इसकी गाइडलाइन क्या है. स्टेट्स जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को फॉलो करेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं वो सब इसमें लिखे होते हैं प्रियम्बल में. अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल. साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल जो है करीब 2 साल तक डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद
एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो वर्ल्ड के सामने आया। करीब 2 साल तक साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट हुई, बहस हुई, डिस्कशन हुई, तब जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए थे वो एक्सटेंसिव राइट्स थे। एक्सटेंसिव राइट्स का मतलब जितने भी अधिकार थे वो सभी सिटीजन्स को दिए गए थे, सभी को एक समान रूप से दिए गए थे। एवरीवन वाज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने भी लोग थे, चाहे पहले कुछ भी था, डेमोक्रेसी से पहले कुछ भी था, उसको आप भूल जाओ, वो अब नहीं है, उसको छोड़ करके आप कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अकॉर्डिंग सारे लोग बराबर हैं और सारे लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। अब देखते हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, देश के लिए क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है सेट ऑफ रिटन रूल्स, रिटन रूल्स, ठीक है, ओरल रूल नहीं है, यहाँ पे है रिटन रूल्स, यानी कि लिखे हुए रूल्स हैं जिसको कि उस कंट्री में रहने वाले सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। सभी लोगों की ये मॉरल होता है सबका कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, जो भी हमारे लॉज बनाए गए हैं, उनको हमें मानना है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरे वैल्यूज हैं, मेरा मॉरल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनको मैं मानूं। दूसरा है, ये जनरेट्स करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। डिग्री ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि ये सच्चाई पे और जो भी ये लोगों को एक साथ रहना सिखाता है। एक साथ रहने का मतलब क्या, एक साथ रहना, एक साथ समाज में रहना, एक साथ देश में रहना और सभी को एक साथ मिल करके रहना। जैसे कि अब मेरे भी कुछ राइट्स हैं तो आपके भी कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को आपस में तालमेल बना के रखना। ये जो है ये गवर्नमेंट ये बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट क्या काम करेगी और गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है और गवर्नमेंट की पावर कहाँ तक सीमित है। गवर्नमेंट अपने मनचाहे पावर नहीं कर सकती, अपना मनचाहे काम नहीं कर सकती। जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो पावर्स है, जो गवर्नमेंट की पावर्स है उसकी लिमिट्स को तय करता है कि गवर्नमेंट की पावर जो है वो किस लिमिट तक है, गवर्नमेंट जो है वो कोई काम कहाँ तक कर सकता है, गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक जा सकती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉकडाउन किया, ठीक है, हालांकि लॉकडाउन जो था उससे हमारे देश में कोरोना वायरस के पेशेंट की कमी नहीं आई, वो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस लॉकडाउन को करने का एक समय लिमिट था उसको। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आम जनता को एक एस्पिरेशन का काम करता है, एक एस्पायर करता है कि वो एक अच्छी सोसाइटी को बना सके। अच्छी सोसाइटी का मतलब है जो हमारे आसपास जो सोसाइटी है, हमारे आसपास का जो माहौल है उसको हम अच्छा बना सके। इसकी भी गाइडलाइन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। अब इन पॉइंट से एक की पॉइंट सामने आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आता है जो आप लोगों ने नोट की होगी कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो उन सारी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो। Now we are talk to world's largest democracy. Yes, it is इंडिया जैसे कि हमारा देश इंडिया। अब हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है जिसका नाम है इंडिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो आपने साउथ अफ्रीका पढ़ा अभी तक, अब हम इंडिया की कहानी पढ़ते हैं।
इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि उनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो इतने बड़े देश को एक साथ लेके चले, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या थी कि ऐसे अफेयर्स, ऐसे रूल्स बनाना जिसको सब लोग माने और जिसको सब लोग फॉलो करें और जिसके अनुसार सब लोग चले। तो ये आपस में अपने में ही एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा क्या था, कंट्री का पार्टीशन हो गया था उस समय। कंट्री का पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? रिलीजियस, डिफेंस, और मतलब एकदम से जो था, लाखों लोग जो थे इस पार्टीशन में मर भी गए थे, इधर उधर भी हो गए थे। तो जो कंडीशंस थी उस समय इंडिया की, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा। अब तीसरा पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने यहाँ के रूलर्स को सौंप दिया था कि भाई तुम्हें जो है वो एक साथ रहना है या तुम्हें अलग अलग रहना है, पार्टीशन करके रहना है, ये तुम देखो। तो ऐसे सिचुएशन में जो था इंडिया और पाकिस्तान जो था वो बना था, और रूलर्स ने, जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, और ऐसी कंडीशन में इंडिया पाकिस्तान बना था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लोगों को इक्वल बनाना चाह रहा था, लेकिन रियलिटी ये थी कि लोग जो थे वो इक्वल नहीं थे उस टाइम पे। बहुत सारे हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कैटेगरीज थी, जिसके कारण लोगों को एकदम से इक्वल बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। लास्ट पॉइंट था कि जो मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो सोच रहे थे कि हम बना तो दें, लेकिन क्या इंडिया के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या इंडिया के लोग इसको मानेंगे? उनको ये भी अंदर से डर था कि हमारे बनाए हुए नियम कानूनों को क्या ये लोग फॉलो करेंगे। अब देखो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फॉर्मेशन थी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसकी क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी में स्ट्रगल किया था, आजादी के टाइम पे स्ट्रगल किया था। तो उनको पता था कि इस समय हमारे देश की क्या क्या जरूरतें हैं और हमारा देश किन किन नियमों को मान सकता है, हमारे देश के लोग जो है वो क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। दूसरा था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ के कुछ कांग्रेसी लीडर ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट, एक गाइडलाइंस बना दी थी, जिसको इंडियंस जो थे, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम में उससे भी हेल्प ली गई थी। तीसरा था कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव में काम कर चुके थे, तो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करने, उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो उनको थोड़ा सा उससे भी उनका एक्सपीरियंस हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम में क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या फॉर्मेशन यूज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो थे वो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी जो नियम रूल्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे। बहुत सारे ऐसे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने और बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और स्टडी करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 लोग थे, 299 पीपल थे, और ये जो 299 पीपल इलेक्ट किए गए थे, ये किससे इलेक्ट हुए थे? थ्रू इलेक्शन से ये लोग चुने गए थे। 299 लोग, जिन्होंने 299 लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था, और फिर इन लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 में बन गया था, कंप्लीट हो गया था, बट इसको इनेक्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। अब हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम इसको माने? ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1950 में लागू हुआ था, लेकिन हम आज किस जनरेशन में हैं? हम ईमेल के जनरेशन में हैं। उस समय क्या था? उस समय लेटर जाते थे, कोई चिट्ठी लिखता था तब जाकर के वो कई दिनों में पहुंचता था। तो हम इसको क्यों माने? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं।
सबसे पहला कारण है कि इसको बहुत से ऐसे लोगों ने बनाया है जो कि अलग अलग ग्रुप्स के थे, अलग अलग उसके थे, अलग अलग समुदाय के थे, और उन्होंने वो हर चीजें इसमें रखी हैं जो कि जरूरत है, जो कि हमारी नीड है, जो कि हमारी प्रेफरेंस है। उन्होंने हर जरूरत के लिए इसमें हर पॉइंट रखा है। उसके बाद है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसी भी तरह का क्वेश्चन जिसने किसी ने नहीं किया। और देशों के अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हर 2, 4, 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसके ऊपर आज तक किसी पार्टी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया है, कोई भी सवाल नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ये एक लॉन्ग डिबेट और डिस्कशन से बना है। मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जितनी भी जो भी काम अगर हम ज्यादा डिस्कशन ज्यादा डिबेट से करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा बनता है, सब अपने अपने व्यूज उसमें देते हैं। तो वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत लंबे डिबेट और बहुत लंबे डिस्कशन के द्वारा बना है, इसलिए लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं इसकी अच्छाइयों को देख के। अब यहाँ पे मैं छोटा सा पॉइंट देना चाहती हूँ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हो, महात्मा गांधी कौन थे? हमारे फादर ऑफ नेशन थे। इन्होंने हमारे देश के आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इनका रोल जो है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में इनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है 1931 में एक मैगजीन में इन्होंने कुछ बातें कही थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए। इसकी इन्होंने एक कल्पना की थी कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, मेरा देश कैसा होना चाहिए। उनका सबसे पहला पॉइंट था नो फॉरेन रूल। नो फॉरेन रूल का मतलब मेरे देश में किसी भी बाहरी रूल का शासन नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा देश जो है वो पूरी तरह से आजाद होना चाहिए। दूसरा था इनका पॉइंट इक्वालिटी, मेरे देश के जितने भी लोग हैं वो सब बराबर होने चाहिए, वो सब समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पीस इन सोसाइटी, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं वो सब शांतिपूर्वक रहें, सब बराबरी से रहें, सब आराम से हमारे देश में रहें। चौथा पॉइंट है नो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी को इन्होंने बिल्कुल, इनका तो शुरू से ही मत था इसको खत्म करना, तो इनका ये भी एक पॉइंट था कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट का पॉइंट था कि हमारे देश में मेल और फीमेल को बराबरी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मेल जो है वो फीमेल के बराबर होने चाहिए। अब जैसे हमने साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल पढ़ा, वैसे ही अब हम छोटा सा एक आपको शॉर्ट नोट बताते हैं इंडिया का प्रियम्बल। इंडिया का प्रियम्बल जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, सोल यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ये प्रियम्बल जो है इसको एक पोएम की तरह राइट किया गया है, और इसके इन द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में इसको एक पोएम की तरह लिखा गया है। इसमें जो है फिलॉसफी और मॉरल वैल्यूज को मेंशन किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन किन चीजों को यूज किया गया है वो सब इसमें लिखी गई है। ये जो है ये प्रोवाइड करता है कि लॉज और एक्शन, गवर्नमेंट के लॉज और एक्शन, और कोई भी लॉ और एक्शन, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, नियम कानून बनाती है, वो गुड है या बैड है, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस प्रियम्बल में मेंशन है, इन वर्ड्स को आप लोग अपनी बुक से जरूर पढ़ लेना। इसमें हमेशा इन वर्ड्स में जो इसके मेन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पे हमेशा 1 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना और चैप्टर को एक बार रीड जरूर करना मेरे बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएगा।